हेलो गाइस, आज के क्लासेस में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा, उस कूलम्ब्स लॉ को हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं, दो चार्जेस के बीच फोर्स को ज्ञात करने के लिए कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने जो भी इस लॉ के बारे में जो जानकारी हासिल की है उसको थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत हमको इस न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को लिख लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2 अपॉन r²। फिर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो फॉर्मूला ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए और वैल्यूज़ हो गए जिसकी ज़रूरत हमको इस न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। अब आइए हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये जो भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस NCERT से लिए गए हैं, कुछ हम लोग अलग से भी क्वेश्चन लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दो चार्जेस दिए गए हैं, एक की वैल्यू जो है सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। गिवन दैट, हमने पिछले न्यूमेरिकल्स वाले क्लास में हम आपको बताए हुए थे कि न्यूमेरिकल्स को हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेप वाइज अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में हमको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उसी स्टेप वाइज हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन डेट हम लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बॉडी का जो चार्ज दिया गया है Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरे बॉडी का जो चार्ज दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और दोनों चार्ज बॉडी के बीच का जो सेपरेशन है वो है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, जब हम इतना चीज़ लिख लें तो इसमें हमको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले हमको देखना है कि चार्ज का जो यूनिट है वो जरूर कूलम में होना चाहिए। अगर वो माइक्रो कूलम में है, नैनो कूलम में है, तो फिर हम उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे उसके वैल्यू को लिख करके। ठीक है, हमने आपको ये बताया भी था कि माइक्रो में कितना वैल्यू होता है, नैनो में कितना होता है। हमने चार्ज में जब हम चार्ज के बारे में हमको पढ़ाए थे उस समय ये चीज़ बताया भी था, आप उसको देख सकते हैं। और ये दूसरा, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा मीटर में रहना चाहिए। क्वेश्चन में वो डिस्टेंस चाहे सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर, वो अच्छी चाहे किस रूप में भी हो, हमको उसको मीटर में ही कन्वर्ट करके रखना है, क्योंकि हम SI सिस्टम का यूज यहाँ पर करते हैं। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻² मीटर। ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ यूजिंग, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और फिर यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ कह रहा है अपार्ट इन एयर, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चार्जेस है वो किस तरह के मीडियम में रखे गए हैं, एयर में रखे गए। तो एयर में रखे गए तो इसलिए एयर के लिए हमारे पास के का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर के को हटा देंगे। अब हम डायरेक्ट इस पे वैल्यू को पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हम रखेंगे 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻⁷, और फिर Q2 की वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁻⁷, और फिर बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 30 × 10⁻⁻², और इसका स्क्वायर, और ये न्यूटन में वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 6, और ये हो जाएगा 9 × 6 × 10⁻⁻7, और -7 मिल करके -14, और फिर उसमें से 9 निकल गया तो ये हो जाएगा -5, और ये हमारा हो जाएगा 900 × 10⁻⁴। ठीक है, तो अगर हम देखें
तो ये हमारा ऐसे कुछ सॉल्व हो सकता है 9 × 6 × 10⁻⁵ और ये -4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और फिर ये हो जाएगा नीचे 900। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 100 हमारा यहाँ बच जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पूरे को हम ऐसे काट देते हैं तो इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 6 × ये 10⁻² हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3। डैट मीन्स 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन का दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब आइए चलते एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर भी दो चार्ज है, एक 0.4 माइक्रोकूलम है वो पॉजिटिव चार्ज है और एक -0.8 माइक्रोकूलम है वो एक निगेटिव चार्ज है। और ये कह रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम चार्ज पर ये जो निगेटिव चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम, इसके कारण 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पर चूँकि दो जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और दोनों चार्जेस के बीच यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया गया है, बल्कि उसके जगह पर यहाँ पर फोर्स दिया गया है कि उनके बीच इतना 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट तो ये गिवन है कि एक पहला चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो को सबसे पहले हम लोग उसको कूलम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर दूसरा जो चार्ज है वो है -0.8 माइक्रोकूलम, डैट मीन्स -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। और यहाँ पर तीसरा चीज़ दिया गया है कि दोनों के बीच जो फोर्स है वो है 0.2 न्यूटन का। अब यहाँ पर क्या हमको निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब ये जो दो चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, गोले हैं, उन दोनों चार्ज्ड गोलों के बीच कितनी दूरी है उस दूरी को निकालना है, उनके सेंटर टू सेंटर की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए हम लोग फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इन नंबर वही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ, F = 1/4πε0 K और फिर Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि K के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो K के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो दोनों चार्ज है वो एयर में है। तो एयर में है तो डैट मीन्स कि K के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे और इसलिए हम लोग यहाँ से K को रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास Q1 Q2 का मान गिवन है, F का मान गिवन है, हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस R को। और इसका वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम ही है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं R²। तो ये हो जाएगा Q1 Q2/F और 1/4πε0। तो अब ये हमारा R यहाँ आ गया, F वहाँ चला गया। अब हम इस सब की वैल्यू को पुट करके R का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1/4πε का मान रखेंगे तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। Q1 का मान रखेंगे तो 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 का मान रखेंगे तो 0.8 × 10⁻⁻6 और फिर F का मान रखेंगे 0.2 न्यूटन और ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पर हमारा यूनिट भी स्क्वायर में होगा। और एक चीज़ और हम यहाँ ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर देखिए चार्ज की वैल्यू जो दी गई है -0.8, लेकिन हमने माइनस का यूज़ नहीं किया। हमने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर कूलम्स लॉ में जब भी हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे तो हम लोग चार्ज को माइनस प्लस में नहीं लेंगे, हम लोग उसको हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमने उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ किया है, यहाँ पर माइनस का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके आसानी से R का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये अब आगे का काम हम आप पर छोड़ते हैं, आप इसको सॉल्व करके R का मान इसमें फाइंड आउट कर लें। फिर देखिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है। इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट ये कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट।
अभी हमने पिछले क्लास में कूलम्ब्स लॉ के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कूलम्ब फोर्स जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स के लॉ को भी ओबे करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी, जैसे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये Q1 चार्ज हो गया और ये हमारा Q2 चार्ज बॉडी हो गया, ठीक है। तो अगर ये बॉडी इस बॉडी पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही ये वाला बॉडी भी इस बॉडी पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। डैट मीन्स कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो अगर -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज पर 0.2 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज भी -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इसके आंसर में हम सिंपली लिख देंगे कि यहाँ पर कितना वो फोर्स होगा, तो वहाँ पर लिख देंगे कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो बेस न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कूलम्ब्स फोर्स obeys Newton's third law. So the force on charge 0.8 microcoulomb due to 0.4 microcoulomb will be the same, that means 0.292 न्यूटन। तो उतना ही फोर्स यहाँ पर भी लगेगा। इसको आप अपने शब्दों में इसको नोट कर लेंगे, तो इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। फर्स्ट ये कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स, यहाँ पे जो 2 कॉपर स्फीयर्स लिए गए हैं A और B, और ये इंसुलेटेड है, चार्ज्ड है और एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखे गए हैं, और हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यानी दोनों चार्ज्ड जो कॉपर है उसके जो सेंटर से, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनके सेंटर टू सेंटर जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। ये हो गया चार्ज स्फीयर A, ये हो गया चार्ज स्फीयर B। और व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ द रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन इच इज 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो कह रहा है कि अगर दोनों पर 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का अगर चार्ज दिया गया हो तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन का मान क्या होगा। तो एक तो चीज़ क्लियर है कि दोनों पर सिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया गया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और देखिए एक और चीज़ में कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। ये भी कह रहा है कि इन दोनों जो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, इनके जो रेडियस है वो इनके डिस्टेंस के कंपेरिजन में काफ़ी नेग्लिजिबल है। तो अगर हम लोग चूँकि सेंटर टू सेंटर ही डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना, तो ये भी उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके रेडियस नेग्लिजिबल है, इसलिए हमारा सेपरेशन इसमें इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो दोनों के बीच हमको फोर्स निकालना है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। सबसे पहला इसमें हम लोग गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डैट एक तो यहाँ पर हो गया Q1 की वैल्यू, यहीं पे लिखते हैं Q1 इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और यही Q2 की भी वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 और इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻�7 कूलम, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। और बीच का जो सेपरेशन है वो है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 50/100 मीटर में, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 से डिवाइड कर देंगे, तो या इसी फॉर्म में इसको हम रहने देते हैं, ऐसे भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, या इसको फिर 0.5 में कन्वर्ट करके आप इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं। अब हम इसके बीच फोर्स निकालना है, तो हम लोग फिर कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करेंगे। F = 1/4πε0K और फिर Q1 Q2/r²। यहाँ एक बार फिर हम देखते हैं कि ये जो दोनों चार्ज है वो कहाँ पे कह रहा है, कैसे रखे गए हैं। तो यहाँ पर सेंटर सेपरेटेड डिस्टेंस ऑफ इतना, और इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि वो किस तरह के मीडियम में रखे गए हैं, तो कुछ नहीं कहा गया, तो हम लोग यहाँ पर एयर या वैक्यूम ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर दूसरा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो जरूर उसके बारे में कहा गया रहता। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हम लोग यहाँ K की जगह पर 1 पुट करेंगे, और इसलिए इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू हो गई। Q1 की वैल्यू हमारी 6.5 इंटू 10⁻⁷ और फिर Q2 की वैल्यू भी हमारी उतनी ही हो जाएगी और फिर बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 1/2 का स्क्वायर। तो ये न्यूटन में हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 9 इंटू 4 इंटू 6.5 फिर 6.5 और फिर ये -14 में से 9 निकल गया तो 10⁻⁻5 न्यूटन। इसको आप सॉल्व करके इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये जो ही फोर्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। दूसरा जो इसका पार्ट है वो बहुत ही अच्छा पार्ट है। बी नंबर जो इसका पार्ट है वो क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पार्ट ये कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर हैज चार्ज डबल एंड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। जैसे हम यहाँ पर जो फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज़ किए वो F हमने यूज़ किया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो उस पर चार्ज दिया गया है अगर वो चार्ज को डबल कर दिया जाए, पर्सन इफ द स्फीयर इज चार्ज्ड डबल, तो दोनों पे जो चार्ज दिया गया उसको डबल कर दिया जाए और फिर जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया जाए। तो दोनों पे जो चार्ज दिया जाएगा उसको डबल कर देंगे तो हमारा जो Q1 डैश और Q2 डैश जो होगा उसका मान हो जाएगा Q1 डैश, इसको हम लिख लेते हैं 2Q1 एंड Q2 डैश इसका मान हो जाएगा 2Q2। ये हमारा नया चार्ज हो गया जो पहले वाले चार्ज की तुलना में डबल हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फिर जो हमारा डिस्टेंस है R डैश वो पहले वाले डिस्टेंस की तुलना में आधी हो जाती है। तो इसलिए चूंकि अब हमारा डिस्टेंस चेंज हो गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इसलिए अब दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग न्यू फोर्स को लिखेंगे, न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स के लिए फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, तो 1/4πε0 और Q1 के जगह पर हम लोग यूज ऑफ कितना करेंगे 2Q1 और Q2 के जगह पर 2Q2 और डिस्टेंस के जगह पर अब r/2 का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 1/4πε0 ये Q1 इंटू Q2 और फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो इसको हम अलग कर लेते हैं और नीचे फिर ये हो जाएगा r²/4। तो ये 4 जो होगा ये 4 भी फिर ऊपर उठ के चला जाएगा इसके साथ, तो ये 4 इंटू 4 यहाँ पर मिल करके हो जाएगा 16। डैट मीन्स कि ये 16 इंटू ये जो पूरा जो मान है ये पूरा मान हमारा f का मान है, तो इसलिए इसको 16 इंटू f कर लेंगे। अब इससे हम लोग आसानी से जो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे f का मान, उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यू फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर दो चार्ज के बीच का अगर हम डिस्टेंस को आधा कर दें तो यहाँ पर हमारा फोर्स जो होगा वो आधा कर देने से फोर्स हमारा लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। देख रहे हैं जैसे यहाँ पर चूँकि आधा कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, और चार्ज को भी डबल कर देंगे तो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हम चार्ज को हाफ करके या चार्ज को डबल करके फोर्स को डिस्टेंस को बढ़ा करके डिस्टेंस को घटा करके फोर्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं कि उसके बीच फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि चार्ज को डबल कर दिया गया या डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को पहले सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले के आधार पर ही हम लोग इसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, तो कहीं कहीं गलती नहीं होगी और बिल्कुल हमारा सही रिजल्ट आएगा। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है वो ये कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर। यानी जिन दो चार्ज्ड स्फीयर की बात की जा रही है, अगर उन चार्ज्ड स्फीयर्स को अगर हम वाटर में रखें तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट वहीं से करेंगे। हमारा जो बेसिक जो वैल्यू है या फॉर्मूला वो यही है, इसी फॉर्मूले को फिर से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ कहा जा रहा है कि अब ये जो चार्ज है वो एयर में नहीं है बल्कि वो वाटर है।
तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि देन फोर्स जो होगा वाटर में हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर F के साथ W भी यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ हम लोग K का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर मीडियम के बारे में कहा जा रहा है कि वो एयर नहीं है बल्कि कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसलिए उसकी वैल्यू को पुट करने के लिए हम यहाँ पर K का यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ फॉर्मूला हो गया हमारा Q1 Q2/R²। अब हियर वाटर में जो होता है K = 80 फॉर वाटर। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वाटर की वैल्यू हमको याद रखनी है, या अगर कभी क्वेश्चन में अगर देता है तो क्वेश्चन में कभी कभी वैल्यू भी दिया जाता है, लेकिन खासकर वाटर की वैल्यू हम अगर याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी वाटर बहुत ही यूजुअल है, अगर नहीं आया पार्ट ये क्वेश्चन में अगर कहीं नहीं दिया उसकी वैल्यू तो हमको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो K = 80। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब हम इसमें सिर्फ हमको इतना ही करना है कि हम जो यहाँ पर F की जो वैल्यू निकाले हैं, तो अगर हम उसमें सिर्फ K को अलग कर दें तो बाकी हमारी वैल्यू उतनी की उतनी ही है, बाकी पहले वाले की तरह ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो ये जो पूरा मान है इसका ऑलरेडी मान हम लोगों ने नीचे ज्ञात किया हुआ है, ये हमारा पूरा मान है, इसको सॉल्व करके उसका मान हमें निकाल, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो गया जो भी इसका वैल्यू है उसमें K के जगह पर हम 80 और फिर बाकी इसकी मान जो भी है उसको रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वाटर में उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है, वो चार्ज बॉडी को हम लोग वाटर में रखा गया, किसी आयल में रखा हो सकता है, कहीं पर भी जो भी होगा उसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू गिवन रहेगा, उससे डिवाइड करके उसका मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि डिवाइड किया जा रहा है इसलिए निश्चित रूप से वाटर में जो उसकी वैल्यू होगी वो एयर में जो फोर्स का मान था उसके कंपेरिजन में वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। अब आइए एक और हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है इन अ मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिस्टेंस d अपार्ट इज f। यानी यहाँ पे कह रहा है कि किसी मीडियम में 2 पॉइंट चार्ज लिए गए हैं, दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे से d डिस्टेंस से अपार्ट है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है और ऐसा होने पर उनके बीच F फोर्स लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड देयर बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 3F 9F F/4। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसी मीडियम में दोनों चार्जेज को एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखा जाए कि इस तरह का फोर्स लगे, यानी 3F फोर्स के लिए किस तरह से दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो, 9F फोर्स के लिए दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो, और फिर F/4 के लिए दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो। जैसे पहले उसमें फोर्स लग रहा था F, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अब अगर ये फोर्स 3 गुना लगे तो दोनों के बीच सेपरेशन कितना रखेंगे कि फोर्स 3 गुना हो जाए। अगर ये F फोर्स 9 टाइम्स अधिक हो जाए, 9F हो जाए, तो दोनों के बीच सेपरेशन कितना होना चाहिए, और यदि यह फोर्स पहले के फोर्स का 1/4 हो तो उसके लिए सेपरेशन कितना होना चाहिए। तो अलग अलग फोर्सेस के लिए हमको इसमें अलग अलग सेपरेशन का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का हमारा मेथड फिर वही होगा, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर भी जो फोर्स है F उसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K। अब यहाँ पर हम लोग K का भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मीडियम गिवन नहीं है कि एयर है या क्या है। हम लोग ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एयर हो तो K के जगह पर हम 1 पुट कर सकते हैं, और वैसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम लोग उसमें हर जगह एयर ही कंसिडर कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर कोई मीडियम ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर K को भी साथ में लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम लोग K को भी रखते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरा हम लोग चार्ज ले लेते हैं Q1 Q2, और बीच का जो सेपरेशन है उसके बारे में R के जगह पर D कह रहा है इसलिए हम लोग D का यूज करेंगे। तो सेपरेशन यहाँ पर D हो गया और फोर्स F हो गया, और इस तरह से मीडियम एक है जिसमें दोनों चार्ज रखे गए हैं Q1 और Q2। नाउ अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को इन नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इन नंबर में कह रहा है कि अब ये जो फोर्स है वो 3F हो जाना चाहिए। तो 3F हो जाना चाहिए, डैट मीन्स कि क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अब ये जो नया फोर्स होगा वो पहले के फोर्स की तुलना में 3F हो जाएगा। ठीक है, तो पहले की तुलना में अब ये 3F हो जाएगा। तो फिर अब हम इसको
3F होने के लिए हमको डिस्टेंस का मान ज्ञात करना है कि 3F किस केस में होगा और उसके लिए डिस्टेंस का मान क्या होगा। तो आसानी से हम लोग दोनों तरफ F की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। हम इधर जब पुट करेंगे तो 3 और F की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन d²। लेकिन F डैश की जगह पर क्या होगा, तो F डैश की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये वाला चीज़ उतना ही रहेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि मीडियम हमारा सेम रह रहा है, इसलिए K के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, K हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा। बट चार्ज भी हमारा वैसे ही रहेगा Q1 Q2, बट सेपरेशन तो चेंज होगा क्योंकि फोर्स 3 टाइम्स हो गया है, तो इसलिए सेपरेशन चेंज होगा। तो हम लोग इसको D डैश इसको हम मान लेते हैं, D के जगह पर ये हमारा D डैश वैल्यू हो गया। अब इसको देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म्स हमारा कट गया, Q1 से Q2 ये वाला टर्म्स कट गया, तो बचा क्या, तो इधर हमारा जो बचा 1/d डैश का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम इन्वर्स कर लेते हैं, उलट लेते हैं। तो उसको उलट करके लिखेंगे तो d डैश का स्क्वायर और इसको उलट करके लिखेंगे तो d²/3 ऐसे आ जाएगा। तो इसलिए हमको निकालना है d डैश का मान, तो ये जाके स्क्वायर से रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d²/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d/√3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा, यानी पहले जो डिस्टेंस था उसका 1/√3 अगर डिस्टेंस हम ले तो हम दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो पहले की तुलना में 3 टाइम्स अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए 9F, जैसे हमने यहाँ पर 3F लिखा है तो F डैश की जगह पर आप 9F यूज़ करेंगे, F की वैल्यू रखेंगे, F डैश के मान रखेंगे और फिर यहाँ से हम लोग F डैश का मान निकाल लेंगे, तो 9F के लिए भी आपको D डैश का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो न्यूमेरिकल का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल के आप मेथड्स को समझे होंगे कि कैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तक हम जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को देखे, यानी दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग निकालना सीखे हैं। फोर्स के बीच जो फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अब वेक्टर फॉर्म को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग दो चार्जेस के बीच जो फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए डायरेक्शन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग डायरेक्शन को लेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। फिर सुपरपोजिशन लॉ का यूज़ करके बहुत सारे चार्जेस के बीच फोर्स निकालने का मेथड हम लोग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।